हमने आपको सदाचार के बारे में बताया था कि सदाचार क्या होता है। तो सदाचार वो कहलाता है जो सत्य का आचरण करता है, वो सदाचार कहलाता है। अब इसके अंदर कुछ प्रेरक प्रसंग आए हैं जो कि सदाचार के बारे में भी उसका वर्णन किया गया है। कुछ लोग हैं, कहानी के द्वारा उसमें बताया गया है। सबसे पहले है कि राजस्थान में जयपुर के समीप एक ठिकाने में, जो जयपुर जो स्थान है वो राजस्थान में आता है, और जो ठिकाने का मतलब होता है एक गांव। ठिकाने का अर्थ होता है एक गांव, ठीक है। तो वहां पर कुछ स्त्रियां जो थी वो क्या कर रही थी, 4 स्त्रियां थी, वो अपने सर पर घड़ा रखकर पानी भरने जा रही थी। जो राजस्थान है वहां पर जो आदमी लोग होते हैं, जेंट्स लोग जो होते हैं, वो वहां पर पानी वगैरह इत्यादि काम नहीं करते हैं। वो केवल अपना जो उनके काम होते हैं घर के बाहर नौकरी वगैरह का, वो कार्य करते हैं, और स्त्रियां बाकी सारे काम करती हैं। चूंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो स्त्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान काफी दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से वो जो 4 स्त्रियां थी, वो अपने सर पे घड़े रखकर पानी भरने जा रही थी। अब वो जो कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी 4 स्त्रियां होती हैं तो वो आपस में कुछ ना कुछ वार्तालाप अवश्य करती हुई जाती हैं। तो इसी प्रकार से जब वो स्त्रियां चल रही थी तो वो अपने बच्चों की तारीफें कर रही थी, अपने बच्चों के बारे में बता रही थी। तो जो पहली स्त्री थी वो कहती है कि मेरा जो लड़का है वो क्या है, पहलवान है, और पहलवान होने के साथ साथ वो बड़ी बड़ी कुश्तियों में भाग लेता है, और उसको कई पुरस्कार भी मिले हैं, उसको कई इनाम भी मिले हैं, और वो मेरा बहुत सम्मान करता है। वो ऐसी बात अपनी और स्त्रियों से, अपनी सहेलियों से कह रही थी। तो अब दूसरी स्त्री बोलती है कि मेरा लड़का तो जज है, जज। तो जो जज होता है वो कहाँ बैठता है, कुर्सी पर बैठता है और फैसला करता है, यानी जो अपराधी लोग होते हैं उनको सजा सुनाता है और फांसी भी देता है। और इसके साथ साथ वो बता रही है, वो वाली स्त्री, कि जो और लोग हैं, चूंकि मेरा लड़का जज है तो उसकी सिफारिश लेके, काम की सिफारिश लेकर मेरे पास आते हैं। जैसे कोई अपराधी है तो उसको छुड़वाना है तो उसकी सिफारिश लेने मेरे पास आते हैं। इस प्रकार से वो अपने लड़के की प्रशंसा कर रही है। अब जो तीसरी स्त्री थी वो उससे रहा नहीं गया कि ये 2 स्त्रियां तो बड़े अपने लड़के के बारे में प्रशंसा कर रही हैं, तो वो तपाक से बोली मेरा लड़का ज्योतिषी है, तारों को देखकर वर्षा, अकाल और ग्रहण बता देता है। यानी चूंकि ज्योतिषी है तो वो किसी के भी भविष्य के बारे में बताता है, और वो ये भी बता रही है कि वो क्या बताता है कि कब वर्षा होगी, कब अकाल पड़ेगा, ग्रहण कब पड़ेंगे, इस तरह की भविष्य के बारे में वो जानकारी देता है। और इस बात को पूछने के लिए सब लोग उसके आगे पीछे खूब भीड़ लगा के खड़े रहते हैं, और इसी कारण मेरा सब आदर करते हैं। अब ये जब तीनों स्त्रियां खूब बातें कर रही थी, तो जो चौथी स्त्री थी वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई इनकी बातें सुन रही थी। और वो जो तीनों स्त्रियां थी वो चौथी स्त्री को एक प्रकार से ताने मार रही थी। क्यों? क्योंकि जो उसका पुत्र था वो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो अब उससे रहा नहीं गया चौथी स्त्री से, तो उसने तुरंत ही अपनी सहेलियों से बोला कि नहीं नहीं, वो भी मेरी बहुत सेवा करता है, गांव की देखभाल करता है, गांव की चिंता करता है, सब उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, मुझे भी प्रसन्नता है। बातों ही बातों में सब लोग कहाँ पर पहुंच गए, कुएं पे पहुंच गए। अब चारों पानी भरकर घड़े सिर पर रखकर जब वो लौट रही थी, तो जब वो लौट रही थी तो इन सब बातों को वहां पर एक खड़ा हुआ वृद्ध ये सब बातें सुन रहा था। उसके मन में कौतूहल जागा कि देखिए अच्छा वाला कौन है। उसके अंदर कौतूहल मतलब होता जिज्ञासा, उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि उसने इन सब की बातें तो सुन ली थी उस वृद्ध व्यक्ति ने, कि अब ये पता करते हैं कि इन सब में से किसका बालक बहुत अच्छा है। अभी वे 2-4 पग मीन्स
आगे चलना, पैरों को चलना। आगे वो थोड़ा सा चली थी कि धूल उड़ती हुई मोटर गाड़ी, उसमें बैठे जज साहब ने अपनी माँ को डांटा, क्यों बेइज्जती करने पर तुली हो। देखिए वो उधर अपने बेटे की तारीफ कर रही थी और बता रही थी कि मेरा बेटा तो जज है। अब देखिए उसका वही बेटा क्या कह रहा है अपनी माँ से। एक तो बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ ले गया, तो वो बेचारी पानी भर के आ रही थी सभी स्त्रियां, तो उनके ऊपर धूल आई और उनसे क्या कहता है अपनी माँ से कि आपको इतनी भी चिंता नहीं है कि मैं जा रहा हूं तो आप क्या पानी आगे पीछे भरकर नहीं ला सकती थी, या तो मैं पहले निकल जाता उसके बाद आप जाती, या मेरे आने से निकलने से और पहले निकलती। इस प्रकार से वो बातें कहता हुआ आगे निकल गया। तभी पीछे से दूसरी आवाज आई, अब पानी भरकर ले जाओगी, खाना कब बनेगा, क्या भूखा मार डालने की सोचिए। अब ये बात कौन कह रहा है, पहलवान, क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा है, उसको खाना खाना है क्योंकि उसको कुश्ती लड़नी है इसलिए। तो वो अपनी माँ से क्या कह रहा है कि इतनी देर से आराम से आप जा रही हो पानी लेकर, खाना कब बनेगा, क्या मुझे भूख से मार दोगी। और सिर पर पानी का घड़ा होने से चारों स्त्रियां क्या कर रही थी, थोड़ा धीरे धीरे। कोई भी चीज है अगर हमारे ऊपर पात्र या कोई भारी चीज जब रहती है तो हम उतने तेज चाल से नहीं चल पाते। इतने में फिर किसी की तेज आवाज सुनाई। देखिए ये दो स्त्रियां जो थी, एक को जो जज था जिनका वो बोल के गया, और दूसरे जो पहलवान था उसका जो लड़का था उसने ये बातें बोली। अब जो तीसरी स्त्री थी उसके लिए भी आवाज सुनाई दी। यह ज्योतिषी था, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मुझे पता था कि आज भाग्य में खाना नहीं। देखो अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रहा है और बोल रहा है, क्या कह रहा है कि मुझे तो पता था कि आज मुझे खाना नहीं मिलेगा, मुझे कहीं जाना है, और वह भी आगे बढ़ गया। मतलब अपनी माँ को दोष देता हुआ चला गया कि मैं तो भविष्य देखता हूँ, तो मैंने तो भविष्य में पहले ही देख लिया था कि आज तो मुझे खाना मिलना ही नहीं है, और वो भी आगे चला गया। तभी अचानक दूर किसी के भागकर आने की आहट हुई। अब वो चूंकि चौथी स्त्री थी, उसका बेटा क्या था, थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो सबकी सेवा करता था। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी माँ सर पर क्या रखी हुई थी, घड़ा रखी हुई थी। उसने तुरंत वो घड़ा अपनी माँ के सिर से उतारा, ठीक है, उतार कर अपने सिर पर रख लिया, पोटली बगल में दबा ली, क्योंकि वो कुछ पोटली लेके कुछ काम वाम करने जा रहा होगा, तो उसके हाथ में एक पोटली थी, तो वो उसने अपने बगल में दबा ली और अपनी माँ से घड़ा लेकर अपने सिर पर रख लिया। तो जो माँ थी उसकी आंखें अपने आप ही छल छल आ गई, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कह रहा था, मैं बड़ा अभागा हूँ जो मेरे जीते जी तुझे पानी भरने आना पड़ा। देखिए वो बच्चा इतना संस्कारी था, तो वो क्या बोलता है अपनी माँ से, मैं तो बहुत अभागा हूँ है, जिससे कि मैंने तुम्हारे को पानी भरने जाने दिया और मैं खुद नहीं जा पाया। अगर आज खाना थोड़ी देर से बन जाता तो मैं मर थोड़ी जाता। देखिए वो अपनी माँ के लिए क्या कह रहा है कि अगर तुम ये पानी भर के लेकर आई हो, तो मैं कोई, अगर तुम खाना देर से बनाती तो क्या मैं भूखा थोड़ी ना मर जाता। अब देखिए आपने सबकी बातें सुनी। अब जब तीनों स्त्रियां जो थी उनके सिर जो थे शर्म से झुक गए। क्यों शर्म से झुके, क्यों, क्योंकि वो तो बहुत अपने बच्चों की तारीफें कर रही थी, पुल बांध रही थी कि हमारा बच्चा जज है, हमारा बच्चा पहलवान है, वो कुश्ती में लड़ता है, वो ज्योतिषी है। बेचारी जो चौथी थी उसका बच्चा केवल सेवक था, कम पढ़ा लिखा था, सेवा करता था, और वही उनके काम आया। इस चक्कर में क्या हुआ कि वो जो तीनों स्त्रियां थी उनके जो सिर थे शर्म से झुक गए। उनके घर भी पास आ चुके थे, अब सब स्त्रियों के घर पास आ गए चलते चलते, तो वो अपने अपने घरों में चली गई। जो वृद्ध वो सब बातें देख रहा था, उसने जो सब बातें सुनी थी, वो बहुत खुश हुआ। उसने, उसको लगा कि मुझे अपना उत्तर मिल गया है। बच्चों अब इस बात से आप समझ गए होंगे कि हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने से बड़ों की सेवा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है एक और छोटी सी कहानी है इसमें, वो हम आपको बता रहे हैं। वो बताई गई है कि कुछ साल पुरानी बात बताई है उन्होंने कि एक वृद्ध था,
युद्ध में अनेक वीर योद्धा मारे गए, ठीक है। उसमें से एक युद्ध हुआ है, उसमें कई वीर उस युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद जो राजा था वो प्रजा के हाल जानने के लिए अपना वेश बदलकर घूमने निकला। क्योंकि राजा था, अब उसको उस राज्य की जानकारी लेनी थी कि उसके वीर सैनिक जो थे वो सब का उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो मैं अपने नगर का हालचाल तो लेके आऊं कि मेरे नगर में क्या हो रहा है। तो वो चूंकि उसको पता चला था कि देशभक्त संकट में दिन बिता रहे, यानी जिन्होंने भी उसके युद्ध में सहायता करी थी, कुछ तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और कुछ जो है अपने संकट के दिन काट रहे थे। वे एक घर में गए। अब चूंकि उनको जाना था, पता करना था, तो वो एक घर में घुसे और वहां पर एक विधवा औरत, यानी जो जिसका की व्यक्ति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो वहां पर वो विधवा बैठी हुई थी। राजा ने युद्ध काल का हालचाल पूछा। सबसे पहले जो युद्ध हुआ था उसके बारे में उस वृद्ध से औरत से पूछा। औरत ने कहा मेरे पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उसने तुरंत क्या जवाब दिया कि जो युद्ध हुआ था उसमें मेरे पति वीर गति को प्राप्त हो गए, मेरा तो सब कुछ चला गया। यानी वो काम करते थे और युद्ध करते थे तो उनके पास में आमदनी होती थी, तो उन्होंने बताया कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया, यानी मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, अब केवल 4 अमूल्य रत्न हैं। अब देखिए, चूंकि उसके 4 बेटे थे तो उनके लिए उसने क्या बताया कि मेरे तो अब केवल 4 अमूल्य रत्न हैं। राजा बोले हम भी रत्न देखना चाहेंगे। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, इसका बहुत अच्छे से समझना। तो राजा को लगा कि कौन से ऐसे रत्न हैं जो वो उसको दिखाना चाहेगी। तो राजा ने उससे प्रश्न करा कि हमें वो अपने 4 रत्न दिखाओ। तो वो जो स्त्री थी उसने बोला आप थोड़ी देर ठहरिए। क्यों क्यों बोला था ऐसा? क्योंकि वो स्कूल पढ़ने गए हुए थे। मैं आपको वे रत्न दिखा दूंगी। कुछ समय बाद उसके 4 बेटे विद्यालय में पढ़ लिख कर घर वापस लौटे। क्योंकि उसके जो 4 बेटे थे उनको उसने रत्नों का नाम दिया था, तो वो स्कूल गए थे, विद्यालय गए थे। जैसे ही वो आए उन्होंने अपना बस्ता जहां पर निर्धारित स्थान था वहां रखते थे वहां रखा, माँ के चरण छुए और कुछ खा पी कर चारों पढ़ने बैठ गए। ये सब देखकर राजा के मन में प्रश्न आया। फिर से उन्होंने उस औरत से पूछा, विधवा औरत से पूछा कि तुम्हारे वो रत्न दिखाई नहीं दे रहे? तो उस स्त्री ने जो उसके 4 बालक थे उनकी ओर उंगली उठाकर कहा देखो ये मेरे 4 अनमोल रत्न हैं। ये सुनकर राजा अवाक रह गया, मतलब वो हक्का बक्का रह गया। उसने अपने अक्षतम वस्त्र हटा दिए। छदम का मतलब होता है बेटा जो बनावटी वस्त्र, यानी जो दूसरे वस्त्र पहने हुए था उसको उसने हटा दिए, ठीक है। जो उसका असली रूप था वो उसमें आ गया, क्योंकि वो राजा था, अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था। वो तो केवल अपने नगर का हाल चाल लेने गया था, तो वो दूसरे कपड़े पहन के गया था, वस्त्र पहन के गया था। जैसे ही उसने देखा कि ये अपने 4 पुत्रों को अमूल रत्न बता रही है, तो वो केवल अचंभित रह गया और उसने जो वस्त्र पहने हुए थे उसको, बनावटी वस्त्र जो पहने हुए थे उसको हटा दिए। स्त्री ने देखा उसके सामने कौन खड़ा है? राजा। राजा ने उस माँ की चरण रज मस्तक पर लगाई। रज मीन्स होता है धूल, चरण मीन्स चरण। जो राजा था वो अवाक रह गया और उसने तुरंत ही उस वृद्ध महिला के क्या किए, पैरों की धूल अपने मस्तक यानी माथे पर लगा दी और बालकों को उसने क्या किया, हृदय से लगा लिया।